पंकज, बधाई बहुत बहुत पहले तो किरदार की, आपकी एक्टिंग अरे की, फिल्म शुक्रिया। की, तीनों की। मैं देख रही थी कि जी सोशल जी। मीडिया में अब आप जगत पिता बन गए हैं। एवरीवन वांट्स टू बी अडॉप्टेड बाय यू, एवरीवन वांट्स यू टू बी द फादर। तो ये जो फादर इंडिया का बोझ है आपके कंधों पर, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अब आपके ऊपर इसको लेके, इस रोल को लेकर? नहीं नहीं, कुछ नहीं आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी। ठीक है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और हालांकि हिंदी सिनेमा का एक चलन है कि एक काइंड का रोल आपका लोग पसंद करते हैं और पॉपुलर हो जाता है, तो वैसे ही बहुत आते हैं। तो आई एम श्योर मुझे बाप के बहुत रोल आएंगे, जैसे ऑफर लोग बोल रहे हैं अडॉप्ट कर लो, वैसे फिल्म वाले भी भेजेंगे। बट उनमें जो ढंग का लगेगा उसको करूंगा मैं। क्योंकि वैसे भी मैं मतलब अभी एज सच फिल्मी बाप की एज का हुआ नहीं हूं, मैं हूँ 44 45 का इस साल हुआ। तो बट ठीक है, करेंगे करेंगे, देखेंगे। और जो गुंजन सक्सेना घर में है, आपकी बेटी, उसको कैसी लगी है फिल्म? हम्म। उसकी क्या रिस्पॉन्स रही है फिल्म के बारे में? उसको उसको अच्छी लगी, उसने देखा परसों हमारे साथ, हम्म और उसको पसंद आई फिल्म, उसने तारीफ किया कि हाँ मेरे को ठीक लगा, अच्छा लगा। हम्म। तो एक चीज मैं जो नोट कर रही थी पंकज, काफी पिछले दिनों की जो फिल्में रही हैं आपकी, चाहे वो स्त्री रही हो, चाहे वो बरेली की बर्फी रही हो, चाहे वो गुड़गांव रही हो, आ, जी जी। अनारकली रही हो, आप में हर एक में आप साथी रहे हैं औरत के। देर इज अ, एक जो एलाय कहते हैं ऑफ विमेन, हम्म। यू बीन दैट। तो किस हद तक आप वो एलाय होने से आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल करता हूँ, अच्छा लगता है। इनफैक्ट समहाउ ये जो किरदार मैं करता हूँ, या अनूप सक्सेना अगर हैं गुंजन के इस फिल्म के किरदार अनूप सक्सेना, मैं थोड़ा बहुत वैसा हूँ, और मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ। तो वो क्या है, मैं गांव से आता हूँ, गांव से निकलने के बाद जिस किस्म की पढ़ाई हुई, जिस किस्म के लोग मिले, जैसे कहानियां पढ़ी, जैसे लोग मिले, जो विचार बने मेरे खुद के, तो उसमें अब मैं अब गांव जाता हूं तो मैं अपने गांव क्लास के बाकी बच्चों को देखता हूं जो अभी गांव में ही हैं या कहीं नौकरी करते हैं, और मैं खुद को देखता हूं, तो मुझे लगता है काफी कुछ बदल चुका है मेरे भीतर। और वो बदलाव शायद उन किताबों की वजह से, उन लोगों की वजह से, उन विचारों की वजह से हुआ है जो मैं मिला हूँ, जिया हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी किसी भी एक स्त्री का, महिला का साथी होना, उसका मददगार होना, उसकी जरूरतों पे खड़े रहना। और मुझे इवन सेट पे मिलता हूँ, मैं आजकल देखता हूँ सेट पे लड़कियां काफी फिल्मों में काम करने लगी हैं, मतलब बिहाइंड द कैमरा, जो पहले कम था। और मैं देखता हूँ कोटा की आई हुई एक लड़की है जो कैमरा असिस्ट करती है, कोटा से है वो। तो उसका कॉन्फिडेंस देखता हूँ, उसकी चॉइस देखता हूँ, तो मेरे को अंदर अंदर खुशी होती है कि यार हाँ, काफी कुछ बदल तो रहा है। तो खैर, यही है, अच्छा लगता है। और ये मैं मुझे निभाना अच्छा लगता है, सिनेमा में भी, रियल जिंदगी में भी। जो एक्टिंग तक आए, जो अगर एक तरह से एक लेवल पे हम डाइसेक्ट करें, जो आप जिस तरह से आप किरदार निभाते हैं, मेरे को हमेशा बहुत अच्छा लगा है कि आपकी जो एक्टिंग है उसमें एक सुकून है, एक सरलता है, किसी लेवल पे स्थिरता है, जबकि एक वो एजीनेस हैज बिकम द कॉलिंग कार्ड जो कहते हैं आजकल हर कैरेक्टर का और एक्टर का। कहीं पर वो कंफर्ट देता है। तो ये आपका खुद का एक पर्सनालिटी है या एक प्रोसेस है एक्टिंग करने का, जो ये एक सहजता जो नजर आती है, वो कहाँ से आती है आपके किरदारों में जो नजर आती है मुझे? एक आप एक थोड़ा सा मैं हूँ जीवन में भी थोड़ा उतना ठहराव वाला, इत्मीनान वाला आदमी हूँ। बहुत, मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा कल। तो प्लस
आप शायद वो ठहराव के पीछे वो भी है कि आप किसी प्रोसेस में लगे रहते हैं एक्सप्लोर करने में, और जब थोड़ी थोड़ी धागा पकड़ में आने लगती है तो शायद थोड़ा ठहराव आने लगता है। या एक आर्टिस्ट, एक कलाकार या एक अभिनेता जब समय के साथ साथ अगर वो लगातार प्रोसेस में हो, इवॉल्व होने के, एक्सप्लोर करने के, तो एक सर्टेन टाइम के बाद थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है और ठहराव आता ही है, जिंदगी हो या आर्ट हो, दोनों में। एक तो शायद इसकी वजह से है। मैंने भी कहीं बहुत सोचा नहीं है इस पे, आप बोल रही हैं तो मैं कुछ सोच सोच के बोल रहा हूँ, कभी मैंने सोचा नहीं है एज सच। बट शायद ये वजहें हो सकती हैं कि समय के साथ या एक खुद में एक ठहराव, मैच्योरिटी आई है बतौर इंसान भी, या ये भी है कि मेरी बेचैनी कम हुई है। आप एक कलाकार होते हैं और मैं कल ही किसी को परसों बोल रहा था कि आप बहुत कस के भूख लगी हो और खाना मिलने लगे तो ओवर ईटिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। तो मैं इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिंग करने लगा था, बहुत फिल्म में हर जगह दिखने लगा था। तो ये लॉकडाउन में मैंने रियलाइज किया कि इतना ज्यादा एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ पिछले 2 साल से मैं। अब तो कोई ईएमआई भी नहीं बचा है देने को, जो है ईएमआई वो कंट्रोल्ड है, अपने हाथ में है। तो और मेरी प्रॉब्लम है नम्रता जी, आप सवाल कुछ करेंगी, मैं जवाब कुछ और देता हूँ, क्योंकि मैं ना वो एक फ्लो में कहीं और चला जाता हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि सवाल पंकज, मैं क्या था। वो मैं जानती हूँ, आपको कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं, हाँ और मैं हाँ हमेशा ये मानती हूँ कि आप एक, जो कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहानीकार होते हैं ना, कि वो हाँ कहानी शुरू करते हैं कहाँ से और कहाँ तक, लेकिन एज लिसनर्स हम लोग बहुत खुश हैं उस तरह की कहानी सुनने में, तो प्लीज उसके बारे में तो मत सोचिएगा। जो चीज मुझे एक आपके किरदार का एक जो सीन था, जब आप अपने बेटे को कहते हैं कि अब वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं और आप सडनली गुस्से में उनको गुस्सा दिखाते नहीं है जिस तरह से हम सोचते हैं दिखाना, बट आप कहते हैं अब आप शराब पीना बंद कर हाँ दीजिए, मतलब मैं ब्रॉडली डिस्क्राइब कर रही हूँ ना वो सीन। उसमें हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइटर एंड यू एज एन एक्टर, बिकॉज आई थॉट वही जो स्थिरता की हम बात कर रहे हैं, सरलता की बात कर रहे हैं, एक शांति और धैर्य धैर्य का जो एलिमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, वो कहानी में था, राइटिंग में था, या आप लेकर आए वहां पर? नहीं, वो राइटिंग कहानी में भी थी। निखिल ने, शरण ने बहुत बढ़िया लिखा था वो सीन, तो कहानी राइटिंग में भी थी वो ठहराव। और धीरे धीरे मेरे में आ गया है। हालांकि अभी जब मैं फिल्म देख रहा था तो मुझे इस बात का एक अनुमान हुआ कि अब मुझे उस रिदम को ब्रेक करना है, कि हर जगह मैं ठहराव रखूंगा वो भी ठीक नहीं है। हालांकि बीच बीच में करता हूँ। जो पार्किंग में लोग देखेंगे, एक फिल्म आई थी लुक्का छिपी, तो वहां पे मैंने बिल्कुल उस ठहराव को ब्रेक कर दिया था, बिल्कुल ही कैरिकेचर किस्म का कैरेक्टर एक किया था, जो बड़ा कैरिकेचरिस्ट है, जो बहुत ओवर द टॉप है, लाउड है। तो वो एक हम तो वो उनकी जो राइटिंग में का ये खेल है, शरण का और निखिल का योगदान है। बट सेम टाइम आप कुछ रोल, कोई भी रोल एक अभिनेता करता है ना, तो हम ना चाहते हुए भी अपना कुछ चीज उस रोल में देने लगते हैं, कि सेम राइटिंग, सेम लिखी हुई पीस, सीन कोई दूसरा एक्टर परफॉर्म करे और एक दो एक्टर परफॉर्म करे तो थोड़ी अलग दिशा में या अलग तरीके में जा सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं। तो न चाहते हुए भी आर्टिस्ट, कलाकार, एक्टर जो होता है, अपनी कुछ एलिमेंट अपने कैरेक्टर्स में, अपने सीन में हम डालते हैं, या कई बार न चाहते हुए भी वो चला ही जाता है। तो वो राइटिंग में भी थी ऑफ कोर्स, और वो मुझ में भी है। मेरा अपना जो खुद का एलिमेंट है वो भी है अनूप सक्सेना में। मैं अगर पिता, वैसा ही पिता बनना चाहता था या हूँ। और प्लस एक चीज और मैं रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ, वो कि यार वो ठहराव के चक्कर में नीरस ना हो जाए। बड़ा एजेड चीज है कि आप मतलब एफर्टलेस होने के चक्कर में ब्लडलेस हो जाता है परफॉर्मेंस एक्टिंग में। तो बड़ी महीन धागा है वो, कि ठहराव भी बचा रहे और ऐसा भी ना हो कि वो बोरिंग लगे, नीरस लगे। तो मैं वो हुक बना के रखता हूँ कि ठहराव का तभी मजा है जब मैं आपको इंगेज कर लूं पहले। तो मदारी जो है, जादूगर है, वो पहले ट्राई करता है कि ऑडियंस को इंगेज करो। आप इंगेज हो गई, हमारे पकड़ में आ गई, फिर ठहराव चलता है। पिता का रोल और पिता का रोल बोथ जिंदगी में, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में,
अपने पिताजी से किस हद तक इन्फ्लुएंस हुए हैं आप? क्योंकि मुझे याद है एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि वो एक बहुत सिंपल इंसान है और आप चाहते हैं कि कभी आपके पास भी ऐसा कोई रोल आए जो कि बेइंतहा सिंपल हो, तो मैं जानना चाह रही थी किस हद तक आप इन्फ्लुएंस हुए हैं खुद अपने पिताजी से। कि वो क्या है ना, कि आज के दौर में ना जो सिंपल है ना, जो साधारण है ना, वो दुर्लभ हो गया है। तो ऑर्डिनरी जो है आज के दौर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, अगर कोई बहुत ही सिंपल कोई चीज लेके आए तो। हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुनिया में जी रहे हैं जहाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो इस बहुत कुछ में वो साधारण चीज शायद अच्छी लगती है। तो हाँ, पिताजी मुझे इसलिए वो सिंपल चीज बहुत भाता है क्योंकि मैं उस माहौल में बाबूजी को देखा हूँ। आज भी मेरे पिताजी को फोन रिसीव करने नहीं आता है, मोबाइल फोन उनको उनके पास नहीं है। घर में एक है गांव पे, मैं करूंगा तो एक लड़का है जो फोन रिसीव करेगा, स्पीकर ऑन करेगा, उनसे बात कराएगा। मैं अभी पूछ रहा था, पिछले दिनों लॉकडाउन शुरू हुआ, टीवी लगा दे घर में। मेरे माँ और पिता दोनों ने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए टीवी, हमें प्लीज तुम मत लगाओ, अगर तुम हमारा केयर करते हो तो हम प्लीज ये टीवी मत दो हमें। तो वो उनके दरवाजे पे जानवर है, गाय है, उसी में मनोरंजन हो जाता है। उनका खेत है, पौधे हैं, फूल है। मैं यहाँ अपने बालकनी में बैठता हूँ और चिड़िया उड़ती हैं, उनको देखता हूँ घंटों। तो खैर, ये तो फालतू का प्रवचन भी मैं बहुत करने लगा हूँ आजकल, हर चीज में प्रवचन करता हूँ। तो सिंपल होना है यही है कि आज के दौर में सिंपल होना बड़ा मुश्किल काम है। और हर कोई परफॉर्म करता है कि सब सिंपल है, वो सिंपल है, या सिंपलिसिटी की भी मार्केटिंग होने लगी है, जैसे ऑर्गेनिक की मार्केटिंग होने लगी है। तो इस सिंथेटिक संसार में कौन ऑर्गेनिक है समझना बड़ा मुश्किल है, विचारों के लेवल पे, इंसानों के लेवल पे, हर लेवल पे। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे को ख्याल आया था कल, कि जैसे एक इंडिविजुअल के नाते हम या आप, हम जितने लोगों से मिलते हैं, बहुत मुश्किल है हम सबको समझ लें। तो सबको समझना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है सबको समझाना। तो अब ये वो दौर है कि इसमें बहुत ज्यादा समझने का भी प्रयास मत करो और बहुत ज्यादा समझाने का भी प्रयास मत करो। हो गया। थोड़ा सा ब्रॉड जाएं, अगर करियर को अगर देखें तो मेरे को याद है 2012 में सुल्तान का किरदार गैंग्स ऑफ वासेपुर, लेकिन 2015 में मसान सद्या जी आई, सद्या जी का रोल दिलवाले। जब मैंने दिलवाले देखी थी मैंने कहा ये क्या हो गया पंकज को, व्हाई नॉट सद्या जी, वेयर इज द सुल्तान। उसके बाद से एक पूरा जो कहा जाए, एक पूरा जो एक कैरावान सा बनता गया फिल्मों का, नील बटे सन्नाटा, बरेली की बर्फी, न्यूटन, अनारकली, गुड़गांव, स्त्री, मतलब गुड़गांव, जी कितने जी। कैरेक्टर्स रहे हैं। आपको ब्रेक थ्रू क्या लगता है इन सब में? कोई ऐसा है जो आपको लगे इसमें से ब्रेक थ्रू रहा हो आपके लिए? वासेपुर से लोगों में पहचान थोड़ी बनी थी। मुझे ऐसा लगता है उससे लोग जाने थे, और न्यूटन के बाद से फिर थोड़ी गंभीरता बढ़ गई थी, कि आफ्टर न्यूटन मुझे थोड़े से गंभीरता से लोग लेने लगे शायद। और बाकी मुझे बहुत ज्यादा, मैं पढ़ता नहीं हूँ नमता जी इन चीजों में। मैं मतलब लोग कल कोई पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है, आप टर्निंग पॉइंट क्या है, तो मेरे लिए मतलब सड़क पे जा रहा हूँ और जो टर्निंग आ गया मैं वहीं से मुड़ लेता हूँ। मेरे लिए कोई प्लान नहीं है कि ये टर्निंग पॉइंट है। तो तो मैं ध्यान नहीं देता, बट यस, वासेपुर और न्यूटन से आई थिंक ये दो फिल्में हैं जिनसे लोगों तक ज्यादा पहुंचा और गंभीरता बनी। और स्त्री जैसी व्यावसायिक फिल्मों का भी बड़ा योगदान होता है, जो जो ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। बट इस जर्नी में कुछ सीखा या जो कहते हैं लर्न एंड अनलर्न, कि कुछ सीखा और कुछ ऐसा जो सीखा हुआ हो जिसको आपने हटाया हो कि ये काम नहीं आएगा? वो तो है ही, हम रोज कमोबेश लर्न करते हैं, कैसे कैसे अनलर्न करना है। अनलर्न करने की भी लर्निंग होती है अपनी, तो वो करते ही हैं। अब जैसे देखो, इसमें मैं थोड़ा वैसे भी थोड़ा संत टाइप का आदमी हूँ, और थोड़ा सूफी गाना वाना सुनता हूँ, और वैसे की किताबें पढ़ता हूँ, तो मुझे सब मिथ्या लगता है।
तो और मिथ्या लगता है, भ्रम लगता है कि मतलब सफलता और असफलता ये बड़ा बहुत ही रिलेटिव डेंसिटी टाइप की चीज है। मुझे श्रीलाल शुक्ल की याद आ गई अचानक अभी। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी में अपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं। तो खैर मैं लॉस्ट हो चुका हूँ। इतने मोमेंट हो गए ना, हमारे घर में अभी 2 डॉग थे, नीचे से आ गए, तो मैं आंसर देते देते मेरे मन में वो भी चल रहा था और मैं कहीं और जा चुका था। तो कहानी 2 ट्रैक पे हो गई। आपका क्या सवाल था? क्या सीखा क्या नहीं सीखा? क्या सीखा हुआ जो अनसीखा करा, जो कहा क्या कह रहे अच्छा, हाँ, हैं, अनलर्न। याद नहीं है ठीक से, याद नहीं है, बट प्रोसेस तो चलते रहता है। प्रोसेस तो चलता ही रहता है, हम रोज कुछ ना कुछ सीखते ही हैं और कुछ ना कुछ हर 6 महीने बाद या हर 2 महीने बाद लगता है कि हम पहले से ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं, पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं। तो हाँ, ये जरूर सीखा कि वो है ना कि सफलता में बहुत ज्यादा उड़ ना जाओ और असफलता में उतनी ही ज्यादा परेशान ना हो जाओ। तो एक मतलब मैं उसको अगर बोलूं भौतिक तौर पे, तो मैं कहा जा सकता है कि इन दोनों सफल अभिनेता कहा जा सकता हूं मैं। हर दूसरी फिल्म में होता हूं और ये टाइम था कि मेरा दिमाग खराब हो सकता था। मैं थोड़ा, लेकिन इस बीच में मुझे एक छोटा सा चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया एक माइनर सा, और उसने 2-4-5 महीने मुझे परेशान रखा उस चोट ने। तो एक मौका था जहां पे मैं सफलता के नशे में जा सकता था, थोड़ा एरोगेंट बन सकता था। तो वो मौका उस छोटे से एक्सीडेंट ने वापस गंवा दिया। उसकी वजह से मैं हो गया कि नहीं नहीं, सब नॉर्मल है, ये भ्रम है सब कुछ। तो एक उड़ने का मौका था, वो चला गया। और जो ये भागम भाग से कोरोना ने रुकवाया है कहीं पे, तो क्या कर रहे हैं? इससे ये सीखा हूं ना, कोरोना से ये सीखा हूं कि बाबा काम में थोड़ा कम करूं, एक्टिंग में कम प्रोजेक्ट्स करूं। उतना ही जरूरी है बेटी के और बीवी के साथ समय बिताना। मेरी बच्ची का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया हो गया, मुझे कोरोना में मालूम चला, क्योंकि उसके पहले घर में रहता ही नहीं था मैं। रात को 11 बजे आऊं या एक महीना 2 महीना आउटडोर पे कहीं। तो इस कोरोना के लॉकडाउन में पता चला कि थोड़ा कम मुझे ठहरना चाहिए और एक्टिंग पे थोड़ा रुक जाऊं, थोड़ा इत्मीनान से करूं और सेलेक्टेड करूं। बहुत करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ईएमआई का भी प्रेशर नहीं है, अब खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। और जो आपके जो गुर रहे हैं कि आप, मुझे मालूम है होटल मैनेजमेंट किया, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो वो सब कुछ चल रहा है साइड में कि नहीं चल रहा है? हाँ हाँ, बीच बीच में चल रहा है, जब मौका मिलता है तो कुछ कुछ कर लेता हूँ। वो बहुत बहुत ही मजेदार प्रोसेस है खाना बनाना, खाने के बारे में सोचना। मैं तो एक्टिंग में आया ही घूमने और खाने के चक्कर में। अच्छा। क्योंकि मुझे ना घूमना बेहद पसंद है और खाना बेहद पसंद है, और एक्टिंग में घूमना और खाना दोनों फ्री में मिल जाता है, प्रोड्यूसर के पैसे पे हो जाता है। तो ईएमआई से ज्यादा बड़ा चीज वो है। हाँ, ऑफ कोर्स वो है, ऑफ कोर्स वो है। ईएमआई वाला तो मैं आदमी नहीं हूँ, पता नहीं आज की बात में 3-4 बार ईएमआई शब्द आ गया। मैं हूं ही नहीं। मैं जब मुझे मालूम होता है कि मैं 10 रुपए का ग्लास खरीद सकता हूँ, तो मैं 5 रुपए के ग्लास लेने जाता हूँ। कि मुझे एकदम वो पुरानी कहावत है ना कि आप जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना, तो वो जीवन सही रहता है, मैं उसी पे चलता हूँ। पंकज जी, लास्ट में मिली थी आपसे, मुझे याद है, शहर में गांव करके यूं ही इधर उधर की का एक बैठक थी, और मेघा डाल्टन ने पलायन गीत और श्रम गीत गाए थे, और आपसे बात हुई थी अबाउट बीइंग एन इमिग्रेंट इन बॉम्बे, और हम सभी वही है, मतलब मैं भी नहीं कह सकती, मैं भी इमिग्रेंट ही हूँ इस शहर में। तो ये जो फिल्म में जर्नी रही है, उसमें आपकी खुद की जर्नी एज एन इमिग्रेंट, कितना दूर हुए, कितने पास गए अपनी रूट से आप? मैं बिल्कुल रूट से दूर नहीं गया इस पूरी यात्रा में, और बहुत कमाल की जर्नी है। मैं जहां से आता हूँ वहां से आके अभिनेता बनना ऑलमोस्ट असंभव के आसपास है। मतलब उस वक्त
पता नहीं मेरे दिमाग में उस गांव में कहाँ से ख्याल आ गया था कि एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है। हम्म, तो और मेरा रूट से कनेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि क्या है ना, मैं बड़ा स्ट्रांगली मानता हूँ, ये प्रवचन भी देता हूँ ऐसी बातों का। हम्म, बट समहाउ आप कि अगर आप एक पौधा जो है ना ठीक से अपनी जड़ों को पकड़े हुए रहेगा ना, या उसकी मिट्टी करेक्ट रहेगी जड़ों की ना, तो थोड़े बहुत आंधी तूफान आएंगे तो वो टिका रह सकता है, हम्म, हम्म, मौसम की मार झेल सकता है। हम्म, तो रूट से जुड़े रहना बहुत, और सब मैं इसलिए नहीं रूट से जुड़ा रहता हूँ, मैं बाद में एनालाइज किया कि क्यों मेरी, मतलब मेरा कोरोना खत्म होगा तो मुझे पहला काम करना है, गांव जाना है माई बाबू जी के पास। हम्म, तो मैं उतना ही बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ हूँ अपने रूट से, अपने गांव से। सेम टाइम ये कर्म भूमि है, तो मैं मुंबई से यहाँ से भी उतना ही जुड़ा हुआ हूँ। तो एक संतुलन है मेरा। हम्म। आप वो अभी संतुलन, कल ही परसों, सॉरी अ, सॉरी मैं, मैं कल परसों गिरमिटिया पढ़ रहा था, जो माइग्रेशन आज से 100 साल पहले अंग्रेज लेके गए थे लोगों को सुरीनाम में, और उधर वेस्ट इंडीज में, फिजी में, मॉरिशस में। तो उनकी जर्नी पढ़ रहा था, उनपे कोई किताब पढ़ रहा था, और एक सिंगर है उनके बारे में जान रहा था, सुन रहा था। वो लोग अभी आज भी गाने गाते हैं जो चटनी म्यूजिक के रूप में है। या उनका सेकंड माइग्रेशन हो गया है इंडिया से, सुरीनाम, सुरीनाम से डच लोगों के यहाँ, नीदरलैंड, पोलैंड, हॉलैंड में। तो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या जर्नी है, मतलब। और कैसे हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर बचा रहता है, कि आज भी वो संगीत किसी और फॉर्म में बचा हुआ है अभी भी, इतने सालों के बाद। खैर, कुछ पूछ रही थी आप? नहीं, मैं ये कह रही थी कि आपने बड़ा बैलेंस तरीके से देखते हैं कि कर्म भूमि और जन्मभूमि के बीच में आपने एक बड़ा सामंजस्य एक अच्छा बना रखा है। जबकि मुझे कई बार लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत आ जाता है, रेस्टलेसनेस आ जाती है कि घर क्या है, घर ये है या घर वो है। आपने कभी, मतलब ये मेरे में आता है कि कभी आपने ऐसा फील किया, क्योंकि ये भी बहुत एकदम से जो कहा जाए ना, डिवाइड कर देता है खुद को अपने अंदर कि हम जो घर ढूंढ रहे हैं वो घर है कहाँ के। नहीं, हमारे साथ क्या हुआ ना, नमता जी, की मुंबई में 16 साल हो गए हैं, हम्म, और मैं मतदाता मुंबई का हूँ, हम्म, और मैं बिल्कुल मुंबईकर हो चुका हूँ। हम्म, और लेकिन सेम टाइम पता नहीं मुझे, नहीं, मैं मुंबई में होता हूँ, जब मैं बॉम्बे से बाहर जाऊँ 1 महीने ना, और लैंड करें मुंबई एयरपोर्ट पे, तो आते लगता है घर आ गए हैं। हम्म, हम्म, मुंबई पहुंचते घर का एहसास होता है। हम्म, सेम टाइम मैं 3 से 4 महीना गुजरे नहीं कि मैं गांव भी चला जाता हूँ 2 दिन मिल। गांव मेरे लिए माई बाबूजी हैं सबसे बड़े फैक्टर। हम्म, मैं जाके सोचता हूँ कि अगर माई बाबूजी नहीं रहे तो भी मेरा इस गांव से यहाँ आने का कितना रहेगा, मुझे लगता है थोड़ा कम हो जाएगा। अभी वो दोनों हैं तो मैं खींचे भागता हूँ। और मैं चाह के भी, जिस किस्म की, अब असल में मेरी जिंदगी का ना आधा करेक्ट 25 साल बिल्कुल गांव में गुजरा है, और बाकी के 25 साल मेट्रोज में, दिल्ली और मुंबई मिला के ऑलमोस्ट मेरे 24 साल पूरे हो गए। तो मेरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, आधा एग्जैक्ट, आधा गांव में, और एग्जैक्ट आधा महानगरों में। और जिसमें हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के किस्से हैं। तो शायद अभी भी मैं वैसा ही हूँ, आधा गांव का और आधा महानगर का। और बिल्कुल वो, मतलब गांव पहुंचते मैं ग्रामीण हो जाता हूँ। आप मेरे गांव के लोगों को यकीन नहीं होता है कि यार एक्टिंग एक्टिंग करता होगा सिनेमा में। मैं इनफैक्ट उनसे ज्यादा ग्रामीण हो जाता हूँ। मेरे गांव के बच्चे भी आजकल टूथब्रश करते हैं इस्तेमाल। मेरे गांव में मैं दातुन करता हूँ, नीम का पेड़ है, मैं बोला टूथब्रश ये सब हटाओ। तो पता नहीं वो सॉफ्टवेयर है मेरे अंदर कि मैं बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। मुझे कभी कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। लेकिन क्या दिल्ली के लिए वही फीलिंग रही जो बॉम्बे के लिए है, या दिल्ली के नहीं? लिए नहीं, नहीं, नहीं नहीं, रही, नहीं नहीं। रही। पढ़ा हूँ, नॉस्टैल्जिया है, मंडी हाउस घूमते हैं, बंगाली मार्केट जाते हैं, खाते हैं, पुरानी दिल्ली घूमते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, वो दिन याद आते हैं। लेकिन कोई बोले कि रहने का चॉइस, तो हम रहने के लिए मुंबई है हमारा शहर। दिल्ली वो यादों में है, बहुत स्ट्रांग। मगर कोरोना क्राइसिस के टाइम माइग्रेशन क्राइसिस भी बहुत हुआ था। तो बहुत। कहीं पे जो इमिग्रेंट आपके अंदर है, उसकी क्या फीलिंग्स रही थी उस समय, जब हम लोग सब ये देख रहे थे कि लोग चले जा रहे हैं,
चले जा रहे हैं पता नहीं कितने दिनों गांव के लिए, अपने घर के लिए। जी जी तो जी। तो उस समय कैसा लगा था? क्योंकि वो जो डिफरेंस है मेट्रो का और गांव का, वो शायद उस समय बहुत स्टार्कली आपके सामने आया हो ना? मेरे सामने वो, मैं जिस किस्म से प्रभावित, मुझे जो असर हो रहा था उस दृश्य का, हम्म, आई एम श्योर कि बाकियों के लिए वो असर नहीं पैदा करता होगा। उनके लिए वो विजुअल उतना परेशान करने वाला नहीं होगा जितना मेरे लिए होगा। हम्म, मैं बहुत दुखी रहा, और मुझे लगा कि यार हम ना, हमें गांवों की अर्थव्यवस्था को, वहां की इकोनॉमी को इतना दुरुस्त करना चाहिए कि माइग्रेशन कम हो। और खासकर आप देखेंगे तो मेरा स्टेट माइग्रेशन में, मेरा जो होम स्टेट रहा है बिहार, हम्म, वहां से विस्थापन बहुत है, माइग्रेशन। हम्म, तो मुझे लगा कि यार क्या वजह है कि अभी तक वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इतने डेवलप नहीं हुए कि लोगों को आज भी काम के सिलसिले में महानगरों की तरफ आना पड़ता है। और ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो माइग्रेशन, जो लोग यहाँ जीते हैं, वो उनसे बहुत बेहतर है गांव में। एटलीस्ट साफ हवा है, आप हम्म, पोल्यूशन फ्री माहौल में रहते हैं। तो मुझे लगा कि हमारी सरकारों को बहुत ही स्ट्रांगली ग्रामीण इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, हम्म, और ऐसी सुविधाएं और ऐसा माहौल बनना चाहिए कि वो माइग्रेशन कम हो, हम्म, कि जो लोग जिस स्टेट में है उसी स्टेट में उसको रोजगार अच्छा मिल जाए। मेरे गांव के 2-3 लड़के हैं, मेरे गांव के, मेरा बैचमेंट गुड़गांव दिल्ली में काम करते हैं। उस वक्त मैंने उनको फोन किया कि यार तुम लोगों को कोई दिक्कत कठिनाई क्या है, क्योंकि मेरे गांव के लोग हैं, मैं जानता हूँ। और बातों बातों में मैंने पूछा कि तुम्हारी सैलरी जो जहां दिल्ली में मिलती है गुड़गांव में, उससे अगर आधी गांव में मिले तो, उन्होंने बोला मैं हैप्पीली हम लोग गांव में रहेंगे अगर आधी सैलरी मिल जाए तो। मुझे लगा कि मैं बहुत ही सोच रहा था कि यार क्या करें ऐसा। उसके बाद मैं खादी से जुड़ा, खादी ग्रामोद्योग से जुड़ा, कि खादी समहाउ कहीं ना कहीं गांव की इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीज है, उसका उत्पादन गांव में होता है। उसके बाद मेरे दिमाग में चलने लगा कि क्या मैं कुछ ऐसा संस्था बनाऊं, कुछ ऐसा करूं। और वो करूंगा मैं, वक्त लगेगा थोड़ा अभी उसमें, ये कोरोना काल मिट जाए तो, कि कुछ तो ऐसा करें कि जिससे ग्रामीण इकोनॉमी दुरुस्त हो। और शायद मैं अभी कई बार सोचता हूँ कि मेरे जैसा एक लड़का गांव से आके अभिनेता बन गया। मैं बार बार एनएसडी का नाम लेता हूँ और बोलता हूँ कि मैं टैक्स पेयर के पैसों से एक्टर बना हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टैक्स पेयर के पैसों से है, और अगर मैं खराब अभिनय करूं तो देश का नुकसान है उसमें। तो अगर एनएसडी जैसी संस्थान है तो हमारे जैसे बच्चे कहीं से भी, कोई भी एक छोटे गांव खेड़े के, वैसे ही मुझे लगता है कि हमारी बनने के बाद अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम समाज को क्या वापस देते हैं, कैसे देते हैं। सिनेमा के थ्रू भी दे सकते हैं, हम कहानियों के थ्रू दे सकते हैं। गुंजन सक्सेना, अनूप सक्सेना की तरह अगर पिता की संख्या हमारे समाज में ज्यादा होगी तो हमारा समाज सुंदर होगा ही होगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से ज्यादा जरूरी है बेटे को पढ़ाओ। बेटे पढ़ जाएंगे और समझदार बन जाएंगे तो बेटियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। खैर, आपने माइग्रेशन का सवाल किया, मैं कहीं और चला गया। पंकज, बैक अगेन, एनएसडी के बारे में आप कह रहे थे। आपने अलकाजी साहब के साथ क्या संपर्क रहा आपका, वो भी मैं जानना चाह रही थी। मैं दूसरी पीढ़ी का, जो उनके जितने शिष्य थे, उनके पढ़ाए हुए छात्र थे, हाँ हाँ। वो सब मेरे गुरु थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे लिए वो, मतलब, और उनसे बातें सुनते थे। सारे जो हमारे टीचर थे वो अलकाजी के पढ़ाए हुए लोग थे। वो, तो उनसे हम उनकी किस्से कहानियां सुनते थे। और लगा कि एक व्यक्ति उस समय ऐसा एक दृष्टि देखे, और उन्होंने एनएसडी जैसी संस्था को सींचा, वहाँ की एकेडमिक्स, वहाँ के माहौल को वैसा बनाया। तो बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है उनका भारतीय रंगमंच में, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी संस्था को इस रूप में लाने में अलकाजी का। और ऑफ कोर्स सब याद करते हैं, रंगमंच के लोग तो करते ही हैं, आम पब्लिक कम जानती हो भले। एक समय में आपसे कॉन्वर्सेशन के दौरान आपने मुझे बोला था कि श्रीलाल शुक्ल से आप इन्फ्लुएंस रहे हैं, मुक्तिबोध से इन्फ्लुएंस रहे हैं। आपने कहा था कि रेणु जी की मारे गए गुलफाम आपका एक बहुत पसंदीदा किताब और कैरेक्टर रहे हैं। अब इस स्टेज पे लाइफ के अगर आप लिटरेरी टेक्स्ट की तरफ जाएं तो कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसका कोई ऐसा किरदार है जिसको आप निभाना चाहें स्क्रीन पर?
अभी कुछ बचा है ऐसा जो कि पता लगे नहीं, कि नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत कुछ बचा होगा, बहुत कुछ। इन दिनों मैं नए लेखकों को पढ़ रहा हूँ हिंदी में ना, एक नई पीढ़ी के बहुत सारे लेखक आए हैं हम्म और हम्म बहुत कमाल लिख रहे हैं वो लोग, मतलब वो सब हम्म यंग लोग हैं। तो मैं हम्म उनकी ऑलमोस्ट 6-7 राइटर्स की किताबें आई पढ़ी हैं, उनको पढ़ रहा हूँ मैं। तो हम्म अच्छा लग रहा है, पुराने तो हैं ही वो लोग। अभी मैं, अरे वो नाखून किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध था, हाँ पिछले दिनों में पढ़ रहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अच्छा और मैं पढ़ के, और मैं स्मृत था कि वो इतना बढ़िया, इतना साल पहले लिख के गए हैं कि नाखून, उसमें वो लिखते हैं कि नाखून जो है वो हमारी पशुता की निशानी है, इसकी हम्म जरूरत हमें इस वक्त नहीं है, अच्छा लेकिन ये बढ़ते हैं और हम हर हफ्ते इसको काट के वापस मिटा देते हैं। जो हमारे अंदर का पशुता है, एनिमल इंस्टिंक्ट है, वो आगे दिखाती है रूप, और हम उसको काट के वापस पॉलिश करके नॉर्मल हो जाते हैं कि नहीं, अब तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। खैर, मैं हम्म पढ़ रहा था उनको, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो ऐसा कोई किरदार नहीं बचा है लिटरेचर का, या मैं कोई करना करना चाहता हूँ, बट अच्छा लगता है क्योंकि वो किताबें समहाउ एक्टर को ग्रो करती हैं। हम लोगों के लिए वो स्टॉक वही है, वहां से बहुत हम्म सारे मटेरियल मिलते हैं पढ़ते हुए। हम्म। और जो कहानी कहने का आपका जरिया है, जो आप कह रहे थे कहीं से सिरा लेके कहीं सिरा चला जाता है, दैट्स अ साइन ऑफ अ टिपिकल स्टोरी टेलर, अ गुड स्टोरी हाँ हाँ टेलर। वो स्टोरी टेलर क्या डायरेक्टर भी बनेगा? हाँ, शायद बन सकता है, शायद बन सकता है, क्योंकि ना कई बार कुछ शॉट मैं देखता हूँ फिल्म एक्टिंग करते वक्त, और मैं देखता हूँ और कई बार मुझे लगता है कि अब मैं डायरेक्टर तो हूं नहीं कि मैं वो चीज इस्तेमाल करूं। तो अब मुझे साइलेंस का, मुझे खाली स्पेस बहुत अट्रैक्ट करता है, जिसमें कोई किरदार नहीं हो, एक कोई स्ट्रक्चर हो। तो मुझे लगता है मैं जिस दिन डायरेक्टर बनूंगा ये सब चीजें अपनी करूंगा, पता नहीं कब बनूंगा, मालूम नहीं, बट कभी हो सकता है कि मैं करूं। तो अभी क्या कुछ शूटिंग तो बंद पड़ी है, आगे क्या आने वाला है? क्या आ, क्या है जो हम वी कैन लुक अभी फॉरवर्ड? कुछ चीजें हैं जो डिजिटल पे आएंगे, नेटफ्लिक्स पे ही एक और फिल्म आने वाली है उसका, लूडो, अनुराग बसु का। और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म के सीरीज हैं जो आएंगे। तो मिर्जापुर आने वाला है, तो हाँ बहुत कुछ है आने वाला अभी। तो ओटीटी ने एक नया काइंड ऑफ ऑडियंस खोल के सामने रख दिया है, या वही पुराना ऑडियंस एक नए प्लेटफॉर्म पर आ गया है? क्या क्या है? मुझे नहीं, हाँ आई थिंक वही ऑडियंस है, लेकिन ओटीटी की पहुंच बहुत बड़ी हुई है, और ओटीटी की वजह से बहुत सारे अभिनेताओं को, क्योंकि सीरीज में काफी वक्त होता है कहानी कहने में, तो बहुत सारे टैलेंट को ज्यादा मौका मिल रहा है ओटीटी होने से, और स्टोरी टेलर को भी मौके मिल रहे हैं, अलग अलग किस्म की कहानियां बन रही हैं। तो आई थिंक वही ऑडियंस है, विस्तार थोड़ा बढ़ा है और अच्छा है, अलग अलग किस्म की कहानियां कही जा रही है। वही, थैंक यू सो मच पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत मजा शुक्रिया आया फिल्म शुक्रिया देखकर, शुक्रिया एंड आई एम लुकिंग शुक्रिया फॉरवर्ड टू द अदर फिल्म्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया अनंता जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।